सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आसू में। सो स्टूडेंट्स, इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। इसका हम प्रिंसिपल देखेंगे, टाइप्स देखेंगे एंड एप्लीकेशन देखेंगे। ओके, सो इन सारे टाइप्स के बारे में हम इस वाली वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो का क्रिस्प क्लियर नोट्स आपको है डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। सो वहाँ से आप है वो नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। सो चलो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। Okay, so electrophoresis is a technique used to separate as and analyze charged particles such as protein, nucleic acid, and carbohydrates based on their size and charge. Okay, so it is a fundamental tool in molecular biology and biochemistry, and it has a wide range of application in various fields including genomics, proteomics एंड फोरेंसिक साइंस, जिसका हम डिटेल में आगे एप्लीकेशंस देखेंगे। ओके, सो शुरू करते हैं प्रिंसिपल से। सो द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस इज बेस्ड ऑन द मूवमेंट ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो यहाँ पर हम चार्ज पार्टिकल लेंगे, जैसे कि मान लो डीएनए है नेगेटिवली चार्ज, उसको हम है इलेक्ट्रिक फील्ड में है वो रखेंगे। और जैसे कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में देखेंगे, वहाँ पे एगारोज पाउडर्स होगा, जिससे वो पोर क्रिएट होंगे, जिस पोर से है वो जाकर है वो अंदर से है वो गुजरेंगे। ओके, और इलेक्ट्रोड के पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के बेस पे है वो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ है वो अट्रैक्ट होकर मूवमेंट करेंगे एंड साइज के अकॉर्डिंग है वो सेपरेट हो जाएंगे। ओके, बिकॉज लॉन्गर साइज डीएनए है वो उस पोर्स से है वो नहीं गुजर पाएंगे, एंड शॉर्टर डीएनए है वो जल्दी से है वो इन पोर्स से है वो गुजर कर जल्दी आगे है वो चले जाएंगे। सो जिससे है वो नीचे ही नीचे बैंड है वो शॉर्टर डीएनए का आएगा। फर्दर हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल। So, when electric field is applied to a solution containing charged particles such as protein, DNA, RNA, or carbohydrate, this molecule will move toward the opposite charged electrode. Okay, so the movement of the charged particle through the medium depend on various factors such as the strength of the electric field, the charge and size of the particles, and the property of the medium itself. Okay, and the charged particle migrates through the medium due to the force of the electric field acting on the charge of the particles. Okay, so the electrophoresis technique use a matrix typically made of polyacrylamide और एगारोस जेल। सो ये पाउडर्स होते हैं, ओके, जिसके डिफरेंट कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है पोर साइज का। ओके, जितना ज़्यादा हम ये एक्रिलामाइड, पॉलीएक्रिलामाइड या एगारोस जेल पाउडर जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन में लेंगे, उतना ही है पोर साइज कम होगा। ओके, उतना ही पोर साइज एकदम कम होगा और उतने ही कम साइज के डीएनए को हम है सेपरेट है वो आसानी से कर पाएंगे। ओके, एंड लॉन्गर डीएनए को हमें सेपरेट करने के लिए हमें एगारोस और पॉली एक्रिलामाइड पाउडर को है वो उतना ही कम लेना पड़ेगा, ताकि पोर साइज बड़ा बन जाए और लॉन्ग डीएनए को हम इजीली है सेपरेट कर सके। ओके, सो द मैट्रिक्स सेपरेट्स द चार्ज्ड पार्टिकल बेस्ड ऑन देयर साइज एंड चार्ज। स्मॉलर मॉलिक्यूल विल मूव फास्टर थ्रू द मैट्रिक्स देन लार्जर मॉलिक्यूल्स, एंड मॉलिक्यूल्स विथ हायर चार्ज डेंसिटी विल मूव फास्टर देन दोज विथ अ लोअर चार्ज डेंसिटी। ओके, so now we will talk about the types of the electrophoresis. So there are several type of electrophoresis technique used in molecular biology and biochemistry. The most commonly used type of electrophoresis in 6 type of electrophoresis के बारे में डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस, आइसोलेट्रिक फोकसिंग एंड 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रोफोरेसिस, प्लग्ड फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसमें हम ब्रीफ डिस्कस करेंगे। एंड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड उसके टाइप पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में डिस्कस हम डिटेल में वो अलग वीडियो में करेंगे, बिकॉज वो अलग टॉपिक में आता है। यहाँ पे हम ब्रीफ डिस्कस करने वाले हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से शुरू करते हैं। इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द सैंपल इज लोकेटेड ऑनटू ए जेल मैट्रिक्स मेड ऑफ ए पॉलीएक्रिलामाइड और एगारोस। सो द जेल मैट्रिक्स एक्ट एज ए मोलिकुलर sieve. Okay, and separating the charged particle based on their size and charge. Okay, she in the sense एक kind of tubes type में है वो पोर्स है वो जनरेट करते हैं, जिससे होकर है वो डीएनए है वो आगे है वो उड़ता है, डीएनए या फिर आरएनए। ओके, सो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज कॉमनली यूज्ड फॉर द सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड्स
and it is also used for the purification of DNA and RNA. सो कुछ इस प्रकार की इमेज हमें देखने को मिलती है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की। यहाँ पे हम अपना सैंपल है वो लोड कर सकते हैं। मान लो डीएनए का सैंपल है, अलग अलग साइज़ के डीएनए है, वो यहाँ पर हम यहाँ पे वो अलग अलग हम लोड कर सकते हैं। एंड यहाँ पे है वो नेगेटिवली इलेक्ट्रोड होता है एंड यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चालू करते हैं हम, तो डीएनए आपको पता है ये नेगेटिव चार्ज डीएनए होता है, सो वो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ है वो अट्रैक्ट होंगे। एंड जिसका साइज है वो जितना छोटा होगा वो जल्दी अट्रैक्ट होकर जल्दी फास्ट मूव करके नीचे बैंड शो करेंगे। ओके, एंड द कन्फर्मेशन ऑफ द डीएनए इज ऑल्सो डिपेंड, और प्रोटीन conformational is also depend because the globular DNA is moving fast on these kind of pores of the agarose. Okay, so now we will talk about the capillary electrophoresis. So the capillary electrophoresis involves the separation of charged particle in a narrow capillary tube. Capillary tube, यहाँ पे narrow capillary tube use में लेते हैं, and the sample is injected into one end of the capillary and an electric field is applied. Okay, and causing the charged particle to migrate through the capillary. Capillary electrophoresis is commonly used for the separation and analysis of small molecules such as amino acid and peptides and nucleotides. ओके, सो यहाँ पे कुछ इस प्रकार की इमेज हमें देखने को मिलती है फॉर द कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस। यहाँ पे है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम एनोड एंड कैथोड है वो यूज़ में लेते हैं। ओके, यहाँ पे कैपिलरी इनलेट है, यहाँ से है वो लोड होकर है काइंड ऑफ लोड होता है, यहाँ से जाता है इधर, और कैपिलरी आउटलेट की तरफ है वो आता है। बीच में है वो यूवी डिटेक्टर है, वो डिटेक्ट कर लिया जाता है अकॉर्डिंग टू द स्पीड ऑफ द पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स, पेप्टाइड और काइंड ऑफ एमिनो एसिड। ओके, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द आइसोलेट्रिक इलेक्ट्रोफोरेसिस. Isoelectric focusing electrophoresis. In isoelectric focusing, the charged particle are separated based on their isoelectric point. Okay, so isoelectric point वो point होता है जिस pH पर है वो मॉलिक्यूल का जो नेट चार्ज है पॉजिटिव एंड नेगेटिव मिलाकर है वो जीरो, नेट चार्ज है वो जीरो हो जाए। ओके, सो एक सिंपल एग्जांपल के तौर पर अगर देखें, सो ये आप एक एमिनो एसिड अगर मैंने बनाया है, ओके, सो इस पे है वो इसका पीआई मान लो है वो 3 है, तो ये 2 पीएच पर है वो कुछ इस प्रकार से है वो नेट पॉजिटिव नेट है वो दे रहा है, नेट आयन है वो पॉजिटिव दे रहा है। ओके, सो इसका है वो पीआई है वो 3 है। ओके, सो 3 पीएच पे अगर हम इसको रखेंगे तो क्या होगा, पीआई से कम पीएच पर है वो नेगेटिव चार्ज दे रहा है, तो इसकी पीआई वैल्यू 3 है। सो 3 पीएच पे है वो नेट चार्ज है वो इसका क्या हो जाएगा, नेट चार्ज है वो जीरो हो जाएगा, बिकॉज पॉजिटिव और इधर एक और नेगेटिव लगाते ही यहाँ पे हाइड्रोजन आयन है वो एक्सक्रीट हो जाएगा इससे। ओके, सो यहाँ पे है वो COOH है वो H सॉल्यूशन में है वो प्रवाहित कर देता है, सॉल्यूशन में है वो हाइड्रोजन आयन है वो सीक्रेट कर देता है। ओके, सो यहाँ पे है वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव है वो नेट चार्ज है वो जीरो हो जाता है। ओके, सो वो होता है पीआई, सो उसको यूज में लेकर हम है वो डिस्कस करते हैं। सो द सैंपल इज लोडेड ऑन टू अ जेल मैट्रिक्स विद पीएच ग्रेडियंट एंड एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। ओके, सो काउजिंग द चार्ज्ड पार्टिकल टू माइग्रेट टू द पीएच at which they have no net charge. Isoelectric focusing is commonly used for the separation analysis of protein. Okay, सो यहाँ पे हम वो पीएच ग्रेडियंट का है वो यूज़ में लेते हैं। ओके, सो जिस पीएच का है वो पीआई वैल्यू जिस मॉलिक्यूल का है, जैसे कि मान लो ए मॉलिक्यूल है ये, इसका पीआई वैल्यू है 9, यानी ये मॉलिक्यूल 9 पीएच पर, इसकी जब 9 पीएच वाले सॉल्यूशन में जब ये मॉलिक्यूल आएगा तो इसका वो नेट चार्ज है वो जीरो हो जाएगा। एंड नेट चार्ज जीरो होने की वजह से ये है वो किसी भी एनोड या कैथोड की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा या मूव नहीं होगा, एक ही जगह इसका पोजीशन है वो हो जाएगा। एंड मान लो दूसरा प्रकार का मॉलिक्यूल हमारे पास सॉल्यूशन में है, उसका पीआई वैल्यू है वो 5 है मान लो, ठीक है। सो वो मॉलिक्यूल है वो जहाँ पे हम पीएच बिकॉज हम पीएच ग्रेडियंट है वो ले रहे हैं। ओके, सो वो जहाँ पर है वो उस ग्रेडियंट में 5 पीएच होगा, वहाँ पर वो आके है वो रुक जाएगा। ओके, सो इस प्रकार से वो अलग अलग मॉलिक्यूल है वो अलग अलग जगह पर है वो जाकर है वो व्यवस्थित हो जाते हैं। ओके,
अब यहाँ पर देखते हैं वो मॉलिक्यूल मूव कैसे करते हैं। मान लो हमने सारे सॉल्यूशन को लोड यहाँ पे किया है, ठीक है। सो अब यहाँ से है वो बी मॉलिक्यूल है वो इधर किस प्रकार से है वो मूव किया, सो वो देखते हैं। सो हमने बात की कि बी मॉलिक्यूल का हमें पता है पी आई वैल्यू होता है 5, और हमने लोड सारे मॉलिक्यूल को सारे को लोड किया है 7 pH पर, ओके, जबकि इसका है पी आई वैल्यू 5 है। सो पी आई वैल्यू से pH है वो ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है। सो pH ज़्यादा होने पर, pH ज़्यादा होने का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन आयन कम होना, ओके। सो हाइड्रोजन आयन कम होने के कारण क्या होगा, इस मॉलिक्यूल का COH वाला ग्रुप है वो हाइड्रोजन आयन है वो अपने से है वो अलग कर देगा, ताकि है वो सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज होने के कारण के लिए, ओके। बिकॉज pH ज़्यादा है तो हमें हाइड्रोजन आयन कम है, सो हाइड्रोजन आयन कम होने के कारण ये मॉलिक्यूल है वो अपना हाइड्रोजन आयन सॉल्यूशन को दे देगा, ताकि वो कम ना रहे, ओके। सो हाइड्रोजन आयन अपना देने के कारण इस मॉलिक्यूल पे है वो नेट चार्ज है वो नेगेटिव हो जाएगा, ओके। बिकॉज COH से है वो H हाइड्रोजन आयन वो दे देगा, तो नेट चार्ज है वो इसके ऊपर नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज होने के कारण है वो इधर नेगेटिव और इधर एनोड है वो पॉजिटिव का है, सो इधर की तरफ है वो मूव करेगा, ओके। और जैसे ही इस वाली PI वैल्यू पर जैसे ही वो पहुंचेगा एंड ज़्यादा से कम pH की तरफ वो पहुंचेगा, तो वहाँ पे है वो हाइड्रोजन आयन की ग्रेडियंट के कारण वो अपना हाइड्रोजन आयन वापस ले लेगा, COH बन जाएगा, एंड नेट चार्ज है वो पॉजिटिव है वो नेट चार्ज है वो 0 हो जाएगा, और उसकी PI वैल्यू है वो उसके पास है वो रीच हो जाएगी, एंड उसका नेट चार्ज है वो 0 हो जाएगा, और यहीं पर है वो मॉलिक्यूल है वो स्टेबलाइज हो जाएगा, ओके। इसी के अकॉर्डिंग इसी बेस पे है वो, मान लो ए मॉलिक्यूल है हम ले रहे हैं, और ए मॉलिक्यूल को भी यहीं पे लोड करते हैं, बिकॉज सारे मॉलिक्यूल का मिक्सचर है। सो ए मॉलिक्यूल को भी यहीं पे लोड करते हैं, और ए मॉलिक्यूल को हमें पता है ए मॉलिक्यूल का PI वैल्यू 9 है, और 9 से कम pH पर हमने लोड किया है। pH कम है इसका मतलब हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है, ओके। सो हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, इसका NH2 है वो अपने पास है वो हाइड्रोजन आयन ले लेगा, बिकॉज सॉल्यूशन में अकॉर्डिंग टू pH वो हाइड्रोजन आयन यहाँ पे ज़्यादा है इस मॉलिक्यूल के PI के अकॉर्डिंग, सो ये हाइड्रोजन आयन ले लेगा और पॉजिटिव चार्ज है वो गेन कर लेगा। पॉजिटिव चार्ज गेन करने के कारण ये इधर नेगेटिव चार्ज का कैथोड है, सो उसकी तरफ वो अट्रैक्ट होगा और इधर की तरफ जाएगा, एंड जहाँ पर इसकी PI वैल्यू है वो गेन होगी वहाँ पर है वो अपना नेट चार्ज है वो 0 कर लेगा, और यहीं पर है वो स्टेबलाइज हो जाएगा, फर्दर मूव नहीं करेगा। सो इसके अकॉर्डिंग है ये है वो काम करता है, ओके। So now we will talk about the two-dimensional electrophoresis. So two-dimensional electrophoresis involve the combination of two electrophoresis technique such as gel electrophoresis and isoelectric focusing. Okay, so the sampling is first separated by isoelectric focusing, and then the separated protein are subjected to gel electrophoresis, separate them and the base of their size, okay. Two-dimensional electrophoresis is commonly used for the analysis of complex protein mixture. अब देखो टू डायमेंशनल इलेक्ट्रोफोरेसिस को यूज़ करने की ज़रूरत क्या पड़ी वो देखते हैं, ओके। सपोज हम इसमें टू टेक्निक का यूज़ लेते हैं, टू डायमेंशनल यानी टू टेक्निक्स का हमने यहाँ पे देखा कि एक तो आइसोलेक्ट्रिक फोकसिंग का यूज़ करेंगे, एंड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का हम है वो यूज़ लेंगे, ओके। सो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, बिकॉज मान लो हम कोई भी मिक्सर ले रहे हैं सैंपल में, ओके। सो मान लो हम आइसोलेट्रिक फोकसिंग टेक्निक का यूज़ में ले रहे हैं, सो अगर उन सारे मॉलिक्यूल जो हम मिक्सर में ले रहे हैं उसका मान लो PI वैल्यू सारे मॉलिक्यूल का सेम हो तो वो सारे के सारे मॉलिक्यूल एक ही जगह इकट्ठे हो जाएंगे, तो सेपरेट कैसे होंगे, ओके। सो उसको यूज़ में लेने के लिए हमें है वो टू डायमेंशनल इलेक्ट्रोफोरेसिस ली, ताकि है वो PI वैल्यू अगर सेम भी हो तो वो साइज़ के अकॉर्डिंग है वो सेपरेट हो जाए, ओके। और साइज़ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस में है वो सेपरेट हो जाएंगे, एंड PI के अकॉर्डिंग है वो यहाँ पे इधर PI के अकॉर्डिंग भी सेपरेट हो जाएंगे, ओके। सो यहाँ पे है वो टू टेक्निक इस प्रकार से वो यूज़ में ली जाती है, ओके। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द pulse field electrophoresis. The pulse field electrophoresis involves the separation of large DNA fragment using an alternative electric fields. So the DNA is loaded onto a gel matrix, and the electric field is applied in a series of a pulse with a different direction, okay. सो हम कॉमनली जैसे कि इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज़ में लेते हैं उसी प्रकार से लेते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अल्टरनेटिव हम है वो जनरेट करेंगे, ओके, एंड डिफरेंट डायरेक्शन से, ओके। सो इधर से मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड वो जनरेट किया कैथोड एनोड से,
एंड देन इस वाली डायरेक्शन से किया एंड इस वाली डायरेक्शन से किया। सो अलग अलग डायरेक्शन से हम वो करते हैं। ओके, सो काउजिंग द डीएनए फ्रेगमेंट टू माइग्रेट डिफरेंट डायरेक्शन एंड पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज कॉमनली यूज्ड टू द एनालिसिस ऑफ लार्ज डीएनए मॉलिक्यूल्स सच एज क्रोमोस। ओके, so now we will talk about the immunoelectrophoresis. Immunoelectrophoresis involves the separation and analysis of protein based on their antigenic properties. Okay, so the sample is loaded onto a gel matrix and antibodies specific to the protein of interest are added to gel. Okay, so the protein antibody complex migrate through the gel matrix and the separated protein can be visualized and analyzed. Immunoelectrophoresis is commonly used for the analysis of serum protein. Okay, सो यहाँ पे हमारा एक मिक्सर होगा सैंपल का। ओके, जिसमें हमें हमारा वो स्पेसिफिक जो एंटीजन टाइप में मॉलिक्यूल होगा उसको हमें सेपरेट करना होगा। सो उसका हमें है वो स्पेसिफिक उसका एंटीबॉडी काइंड ऑफ एंटीबॉडी हमें पता होता है। ओके, कि किस मॉलिक्यूल को हम सेपरेट कर रहे हैं उसका एंटीबॉडी हमें पता होता है। सो वो एंटीबॉडी हम है वो जेल में है वो पहले से ही है वो स्टेबलाइज कर देते हैं। ओके, और जैसे ही हम है वो रन कराते हैं अपने सैंपल को लोड कराते हैं और जो एंटीजन हमारे मॉलिक्यूल्स जो होंगे सैंपल में वो एंटीजन के साथ अटैच हो जाएंगे एंड वो फर्दर जो अलग मॉलिक्यूल्स है वो अटैच नहीं होंगे एंड जो अटैच मॉलिक्यूल है वो हमारे पास अलग रह जाएंगे एंड उसको हम अलग सेपरेट करके एनालाइज है वो कर लेंगे। ओके, so now we will talk about the applications of electrophoresis. Okay, so the first now talk about the separation and analysis of proteins में क्या application है उसके बारे में हम बात करते हैं। Electrophoresis is commonly used to separate and analyze protein based on their size and charge. Gel electrophoresis is widely used for this purpose. Okay, and it is used to analyze protein purity, detect protein-protein interaction and identify post-transcriptional modification in proteins. Okay, and second is used in separation and analysis of nucleic acid. Okay, electrophoresis is commonly used to separate and analyze nucleic acids such as DNA and RNA. Gel electrophoresis is commonly used to analyze DNA and RNA fragment size, detect mutation and separate different type of RNA. Okay, एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। सो इसमें है वो यूज़ होता ही है। यहाँ पे हम यूज़ में ले सकते हैं एफिनिटी इलेक्ट्रोफोरेसिस, इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके, एंड क्लिनिकल डायग्नोस्टिक्स की अगर हम बात करें सो इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज्ड फॉर क्लिनिकल डायग्नोस्टिक टू आइडेंटिफाई एंड मेजर वेरियस बायोकेमिकल्स सच एज सीरम प्रोटीन एंजाइम एंड हीमोग्लोबिन्स। Okay, and capillary electrophoresis is commonly used for the analysis of small molecules, while gel electrophoresis is used for analysis of larger biomolecules. Okay, and forensic analysis. So the electrophoresis is used in forensic analysis of forensic science to analyze DNA and protein sample such as those found in blood or other body fluids. Okay, so gel electrophoresis is commonly used for DNA analysis, while immunoelectrophoresis is used for the analysis of blood protein. Okay, so thank you so much for watching this video. If you like this video, hit the like button and subscribe and be part of this channel and be part of this family. Okay, bye bye.